नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में लेट्स शेयर हिंदी। आज हम अपनी दूसरी कहानी पढ़ेंगे, धुलाई वाली, जो बंग महिला द्वारा लिखित 1907 में प्रकाशित हुई थी। आइए शुरू करते हैं। धुलाई वाली। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुर्ती की गोलियों की कई डिबिया और सूंघने की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बज रहे थे। गदौलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य की 400 उपयोगी थी। नवागत मनुष्य गड़गड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीधा सीधा कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एकदम 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला लाओ। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया उसे कह देते। तुम तो जानते हो कि मुँह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशन कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इशारा किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध कर घंटे भर में खा पी कर चले चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों? ऐसी क्या बात है? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ये हुआ, देखो तो हमारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूँगा कि वह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रुला कर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी छड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली और सास के सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में वो मेरे भाई है, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब है। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती रोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रहती
स्टेशन जाने का समय आया, अब गाड़ी आई, कल आने कौन जाए। ससुराल वाले की अवस्था जब अब आगे किसी नहीं, ये 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों की सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे कौन पूछे, एक कहानी है सो भी इस समय कहाँ गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे घर गाड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तीस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर चिल्लाने लगे कि इसकी सवारी दो भले घर की स्त्रियों में बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पर आए पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी की कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल की सुन तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ स्वभाव था इसके इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विफलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौली के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी, और एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पूछताछ से उठे। इक्के वाले के कान बजाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज़ भूला है। नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सब भूलकर विलायती ही पहना है। नवल कट्टर स्वदेशी हुए ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखते तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे, और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देसी में। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती पहनने से काम, क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के गोलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक गोली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते आइए, पुल के उस पार तो न्योड़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं न्योड़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो। इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ फूल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देखा है, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए। भीतर फूस कर एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप के जला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, बेड होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो दाने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात आ रही, बंसीधर छूट गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है। वह नहीं आए, कोई अटका हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे।
टिकट तो दौड़े का था, पर डेढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते ही गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने से अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुँह धोकर एक कोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठे। आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुनाई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ बोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में जहाँ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठा तो दो एक मुसाफिर अधिक वे देख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक बड़े घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट गाढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुँह खोल जंगले के बाहर दिखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का